वर्क एनर्जी पावर की इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से जो वर्क डन होता है, यानी कि वर्क डन इन मूविंग बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ पाथ फॉलोड एंड डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। कहने का मतलब है वर्क डन किस पाथ के थ्रू हो रहा है उस पर डिपेंड नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है जो हमारा वर्क डन होता है वो। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर हम क्लोज्ड पाथ में वर्क डन करें, यानी कि हम सपोज करो ए से बी तक ऑब्जेक्ट को लेकर गए और बी से ए तक वापस ऑब्जेक्ट को लेकर आए हैं, तो जो नेट वर्क डन होगा वो ज़ीरो होगा। तो कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से जो क्लोज्ड पाथ में वर्क डन होता है वो ज़ीरो होता है। तो नेक्स्ट कुछ एक कंजर्वेटिव फोर्सेस के एग्जांपल पढ़ते हैं। तो बेसिकली जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, वो हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो कंजर्वेटिव फोर्स है मास की वजह से, और जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो कंजर्वेटिव फोर्स कंसीडर होती है ड्यू टू चार्ज की वजह से, ड्यू टू चार्ज। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि कैसे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है। कहने का मतलब है कि वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करेगी, वो जो पाथ फॉलो हो रखा है उस पे डिपेंड नहीं करेगी। तो मैं इसमें 4 केसेस करूँगा। तो फर्स्ट केस है हमारे पास व्हेन बॉडी इज़ रेज टू हाइट h डायरेक्टली। जब हम लोग किसी बॉडी को किसी पॉइंट तक रेज कर रहे हैं डायरेक्टली। कहने का मतलब क्या, अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ऑब्जेक्ट को रख रहा हूं, जो हाइट है वो है h। जो फोर्स लगेगी मेरी इस केस में वो लगेगी mg। तो जो वर्क डन होगा वो होगा एफ एस कॉस थीटा, और मैंने बताया जो फोर्स होगी वो एक्चुअली में वेट होगी, और वेट क्या होता है हमारे पास mg इंटू h, जो कि हाइट है। फोर्स और हाइट की डायरेक्शन सेम है ना, तो कॉस की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू ज़ीरो ली तो वर्क डन आ गया mgh। तो ये हमारे पास जो है जब हम डायरेक्टली बॉडी को हाइट h से रेज कर रहे हैं तो वर्क डन आ गया। जो केस 2 है हमारे पास, इस केस 2 में हम बॉडी को सेम हाइट पे रखेंगे बट एक इंक्लाइंड प्लेन को यूज़ करके। तो बॉडी इज़ रेज टू हाइट h बाय यूजिंग एन इंक्लाइंड प्लेन। तो सबसे पहले तो इसका डायग्राम बनाते हैं। तो सपोज़ मेरे पास ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, मुझे ए से बी पॉइंट तक ऑब्जेक्ट को मूव करवाना है। सेम हाइट है h, लेकिन इस बार मैं इंक्लाइंड प्लेन यूज़ कर रहा हूँ जिसका एंगल कितना है थीटा। तो अगर ये मेरे पास मास है मेरा, तो इसको मैं अगर ग्रेविटेशन फोर्स लगेगी mg, अगर मैं इसको रेजोल्यूट करूँ तो mg cos थीटा कंपोनेंट आएगा और mg sin थीटा कंपोनेंट आएगा। और जो mg cos थीटा को बैलेंस करेगा कंपोनेंट वो है नॉर्मल रिएक्शन, और जो mg sin थीटा जो है वो मिनिमम फोर्स है जो हमें चाहिए होगी ताकि हम ऑब्जेक्ट को मूव कर सकें। c से b तक का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो s है। जो वर्क डन होगा वो होगा एफ एस कॉस थीटा। तो जो फोर्स होगी मिनिमम फोर्स वो होगी mg sin थीटा इनटू डिस्टेंस इनटू कॉस 0 डिग्री, क्योंकि mg sin थीटा और s के बीच का एंगल 0 डिग्री है। तो ये हो जाएगा mg sin थीटा डॉट s। लेकिन अगर मैं ट्रायंगल ABC की बात करूं तो उसमें sin थीटा जो होगा वो h अपॉन s होगा, क्योंकि sin थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इससे वर्क डन आ जाएगा mg h अपॉन s, साइन की जगह पुट करूंगा s से s कट जाएगा और वर्क डन आ जाएगा mgh। तो ये सेकंड केस में वर्क डन mgh आ गया। जो थर्ड केस है उसमें हम बॉडी को सेम हाइट पे रखेंगे बट इस बार मैं स्टेयर केस को यूज़ करूंगा, स्टेयर्स को यूज़ करूंगा। तो एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ना जो मेरी हाइट है टोटल उसको 4 स्टेयर में डिवाइड कर रहा हूँ। तो डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले इसका। तो हमारे पास फिर से पॉइंट ए है, बी है, इनके बीच की हाइट जो है वो h ही है हाइट। तो मैं स्टेयर केस को यूज़ कर रहा हूँ। तो जो 4 स्टेयर्स मैं बना रहा हूँ, तो स्टेयर की y एक्सिस पे पोजीशन y
इक्वल हाइट की हैं और हॉरिजॉन्टल प्लेन पे x है इनकी, तो जो हाइट होगी वो 4y के इक्वल होगी। तो इसमें जो हमारी फोर्स होगी वो परपेंडिकुलर लेगी ऊपर की तरफ को x के कंपैरेटिवली, और फोर्स और y के बीच का एंगल होगा 0। तो वर्क डन जो होगा वो होगा समेशन mg जो कि फोर्स है y cos 0 डिग्री समेशन mg x cos 90। x के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है फोर्स, y के साथ 0 डिग्री का एंगल बना रही है, cos 90 0 होता है, तो समेशन mg y बचेगा और वर्क डन जो होगा वो हो जाएगा mg समेशन y, और जो टोटल y है वो हमारे पास टोटल हाइट के बराबर है, तो वर्क डन थर्ड केस में भी क्या आ गया mgh। इस बात का ध्यान रखना cos 90 क्यों लिया था, क्योंकि फोर्स और x एक्सिस के बीच का एंगल जो था, डिस्प्लेसमेंट जो थी x के अलॉन्ग उसका एंगल 90 था, और f और y के बीच का एंगल जो था वो 0 डिग्री था। केस 4 लेते हैं। हमने सेम हाइट से ऑब्जेक्ट को रेज करना है, लेकिन इस बार हम लोग जिगजैग पाथ को यूज़ कर रहे हैं, मतलब कोई स्टेयर केस नहीं है, सिंपल एक वेवी सा पाथ होगा जिसके थ्रू हमने ऑब्जेक्ट को A से B तक प्लेस करना है। तो एक्चुअली में फिर से डायग्राम बनाते हैं, तो A पॉइंट से B पॉइंट तक हमने ऑब्जेक्ट को रेज करना है। तो जो पाथ हम यूज़ कर रहे हैं वो वेवी पाथ है। तो इस वेवी पाथ की जो y के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट है वो dy लूँगा मैं, जो x के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट होगी वो dx होगी, जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगी वो dr होगी। तो जो वर्क डन होगा इस केस में वो एक्चुअली में क्या होगा, समेशन mg dy cos 0 डिग्री प्लस समेशन mg dx cos 90 डिग्री, क्योंकि dx के साथ फोर्स 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, dy के साथ फोर्स जो होगी वो 0 डिग्री का एंगल बनाएगी, तो हमारे पास mg समेशन dy आ जाएगा, और समेशन dy तो h होता है। अब चारों केसेस में जो वर्क डन हो रहा है वो mgh 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 ही आ रहा है। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारे पास ग्रेविटेशन फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। अब अगर मैं बॉडी को रेज करूं A से B, फिर मैं बॉडी को वापस लेकर आऊं B से A, तो इस केस में जो टोटल वर्क डन होगा ना हमारे पास वो क्या होगा, दोनों वर्क डन को ऐड करूंगा, तो एक वर्क डन पॉजिटिव में होगा, एक वर्क डन नेगेटिव में होगा, वर्क डन 0 आ जाएगा। और इससे क्या पता चलता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में। तो अगर मैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात करूं, तो जो वर्क डन होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू, यानी कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो भी वर्क डन करेगी वो डिपेंड करता है जो भी वो पाथ फॉलो करती है उसके ऊपर। ठीक है, जो दूसरा पॉइंट है ये इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे, यानी कि जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का जो वर्क डन होता है वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता। जो हमारे पास तीसरा पॉइंट है, अगर क्लोज्ड पाथ में वर्क डन करें, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अगर क्लोज्ड पाथ में कोई वर्क डन करती है तो वो 0 के इक्वल नहीं होता। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के एग्जाम्पल होते हैं हमारे पास, फ्रिक्शन फोर्स हो गया, जैसे न्यूक्लियर फोर्स हो गया, तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है मैकेनिकल एनर्जी का। जो मैकेनिकल एनर्जी होती है उसको टोटल एनर्जी भी बोलते हैं। एक्चुअली में वो सम होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जो बॉडी के अंदर उसकी मोशन की वजह से होती है। जो इसका फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का वो हमारे पास होता है 12mv²। तो हमारे पास अगर मैं बात करूँ रिलेशन की, किसके बीच में रिलेशन, काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम के बीच में रिलेशन की बात करते हैं। मेरे पास काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो है 12mv², और अगर मैं इसको न्यूमरेटर को मास से मल्टीप्लाई कर दूँ डिनोमिनेटर को भी, तो मेरे पास बन जाएगा 12mv² और जो mv होता है वो मेरे पास मोमेंटम होता है, तो फॉर्मूला आ जाएगा p²/2m। जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन 2m के बराबर होती है। क्वेश्चन आता है, अगर हमारे पास एक लाइट बॉडी है एक हैवी बॉडी है, दोनों का लीनियर मोमेंटम सेम है, तो किस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो ज़्यादा होगी। अगर लाइट बॉडी है हैवी बॉडी है, दोनों का लीनियर मोमेंटम सेम है, तो किसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो ज़्यादा होगी। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को ध्यान से देखूं, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन 2m है। अगर मोमेंटम कांस्टेंट हुआ
तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी मास के। इसका मतलब अगर मास कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, इसीलिए जो लाइटर बॉडी होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट कुछ एक न्यूमेरिकल करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लीनियर मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीज्ड बाय 100%, फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो हमने किसी बॉडी के लीनियर मोमेंटम को 100% से इंक्रीज़ कर दिया, हमें इंक्रीज़ इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो बेसिकली होता क्या है, मैं ये लिख रहा हूँ कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। जो नया मोमेंटम होगा वो क्या होगा हमारे पास, p प्लस 100% ऑफ p, यानी कि मेरे पास आ जाएगा ये p डैश इज इक्वल टू 2p। तो न्यू मोमेंटम पुराने वाले मोमेंटम का ट्वाइस है। तो अगर मैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में मोमेंटम की वैल्यू को 2p पुट करूँ, p डैश की वैल्यू को 2p पुट करूँ, तो मेरे पास एक्चुअली में आएगा कि जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो 4 टाइम्स होगी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का। और इससे मेरे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो 4ki माइनस ki 3ki हो जाएगा। तो जो परसेंटेज चेंज आएगा काइनेटिक एनर्जी में वो 300% होगा। जो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है, बेसिकली काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 100%, फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन लीनियर मोमेंटम। तो एक्चुअली में मैं इस बार काइनेटिक एनर्जी को 100% से इंक्रीज़ कर रहा हूँ, हमें परसेंटेज इंक्रीज़ निकालना है लीनियर मोमेंटम में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है p स्क्वायर बाई 2m, जिसमें p जो है वो लीनियर मोमेंटम है, m मास है। वहाँ से अगर मैं मोमेंटम का फॉर्मूला डराइव करूँ तो वो मेरे पास हो जाएगा p इज़ इक्वल टू √2mk। अब जो इनिशियल लीनियर मोमेंटम था मेरे पास वो होगा √2mk। जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो पुराने वाली काइनेटिक एनर्जी का 100% ज़्यादा है, उससे आ जाएगा। जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो 2 टाइम्स है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के। तो हमारे पास जो फाइनल लीनियर मोमेंटम आएगा, अगर मैं उसको सॉल्व करूँगा वो √2 टाइम्स हो जाएगा इनिशियल मोमेंटम का, और √2 की वैल्यू होती है 1.414। वहाँ से हमारे पास चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा, और जो चेंज इन मोमेंटम है वो क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम है मेरे पास 1.414 माइनस पी आई, तो ये हो जाएगा 0.414 पी इनिशियल, जिसका मतलब 41.4% इंक्रीज़ कर जाएगी हमारी हमारा जो है लीनियर मोमेंटम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है, लीनियर मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज्ड बाय 50%, फाइंड परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या है, हमारे पास लीनियर मोमेंटम को इंक्रीज़ कर रहे हैं इस बार 50% से। तो सेम हमारे पास फॉर्मूला लगेगा कि हमारी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी p स्क्वायर बाई 2m, ठीक है। और जो हमारा फाइनल मोमेंटम होगा वो एक्चुअली में इनिशियल मोमेंटम का ना 50% ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब जब मैं इसको सॉल्व करूँगा ना, p प्लस 50% ऑफ p, तो ये मेरे पास आ जाएगा जो न्यू मोमेंटम है p डैश, वो आ जाएगा 3/2 ऑफ इनिशियल मोमेंटम। अब जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा वो होगा p डैश स्क्वायर अपॉन 2m। तो अगर मैं p डैश की वैल्यू पुट करूँगा 3/2 p का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो वहाँ से मेरे पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो 9/4 p स्क्वायर बाई 2m आ जाएगी। इसका मतलब जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो 9/4 ऑफ 4 टाइम्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी। तो अगर मैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, के फाइनल के इनिशियल करूंगा, तो 9/4 के इनिशियल माइनस के इनिशियल हो जाएगा, और वहाँ से मेरे पास आ जाएगा 5/4 के इनिशियल। और जब मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास सीधा आंसर आ जाएगा 125%। तो जो परसेंटेज चेंज होगा मेरे पास वो होगा 125% हमारे पास ना। जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास इसमें वो क्या है, अगर परसेंटेज चेंज जो हो वो 10% से कम हो तो हम फ्रैक्शनल एरर में जो मेथड पढ़ा था वो लगा सकते हैं। तो एक्चुअली में हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है p स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है। तो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है, तो फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बोल तो डेल्टा k अपॉन k इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा p अपॉन p। 2 क्यों आया, क्योंकि हमारी मोमेंटम की पार्ट 2 थी।
तो इससे हम परसेंटेज चेंज निकाल सकते हैं। डेल्टा के अपॉन के इंटू 100 परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100 जो होता है परसेंटेज चेंज होता है लीनियर मोमेंटम में। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास 3% से हम चेंज कर रहे हैं लीनियर मोमेंटम को। तो मेरे पास इसका मतलब डेल्टा पी बाई पी इंटू 100 की वैल्यू 3 दे रखी है। तो मेरे पास जो परसेंटेज चेंज होगा काइनेटिक एनर्जी में दैट इज़ डेल्टा के बाई के इंटू 100 जो होगा वो 2 इंटू 3 आ जाएगा, बोले तो 6% मेरे पास आंसर आएगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज़ इंक्रीज्ड बाय 6%। फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सेम फार्मूला यूज़ करूँगा। 6% से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ कर रही है, यानी कि डेल्टा के बाई के इंटू 100 की वैल्यू जो है मेरे पास वो 6 दे रखी है। और मेरे पास ये 6 इक्वल होगा 2 डेल्टा पी बाई पी इंटू 100 के। तो जैसा कि मैंने बताया हमारे पास डेल्टा के बाई के इंटू 100 की वैल्यू 6 दे रखी है। तो मैं इस वैल्यू को किसके बराबर पुट करूँगा, 6 के। तो 6 इज इक्वल टू 2 डेल्टा पी बाई पी इंटू 100। हमें डेल्टा पी बाई पी इंटू 100 की वैल्यू चाहिए। 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई में लेकर जाऊँगा, डेल्टा पी बाई पी इंटू 100 3 आएगा। तो 3% चेंज आ रहा है लीनियर मोमेंटम में। तो इसके साथ ये न्यूमेरिकल ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे।